वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मेंस के लिए हम लोग विभिन्न पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट्स को लगातार आपके लिए ला रहे हैं। उसी के तहत एक सीरीज जो है रैंडम टेस्ट सीरीज, वो काफ़ी पॉपुलर है, उसको आप लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं। इसके तहत 3 सीरीज आ चुका है। आज रैंडम टेस्ट सीरीज का चौथा सेट आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ, जो कि ईडू संधान के प्रैक्टिस सेट पर आधारित है। ईडू संधान बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाती है। यदि आप इससे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो 105 रुपया के मामूली कॉस्ट पर इससे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप जो सामने फोन नंबर दिया गया है उस पर आप लोग फोन कर सकते हैं। आज के सेट की खासियत क्या है कि आज के सेट में 450 प्लस स्टूडेंट शामिल हुए थे, जिसमें कि 25 प्लस स्टूडेंट को जो है 80 से लेकर के 90 के बीच में नंबर आया था, यानी कि 80 प्लस नंबर आया था। वहीं 50 प्लस स्टूडेंट को 75 से 80 के बीच में नंबर आया था। तो आज के सेट का जो ओवरऑल कट ऑफ रखा गया है वो रखा गया है 80 रखा गया है। उम्मीद है कि आपको बहुत ईजिली इस कट ऑफ को आप लोग इसको अचीव कर लेंगे। यदि आप 75 से 80 के बीच में भी करते हैं तब भी आपकी तैयारी बेहतर समझ जाएगी, और 80 प्लस करते हैं तो आपकी तैयारी शानदार रहेगी। महिला कैटेगरी की जहां तक बात कीजिएगा तो महिला कैटेगरी में यदि कोई 65 से लेकर के 70 करती हैं तो अच्छी है, और 70 प्लस करते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, और अंत में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने आज के सेट में कितना स्कोर किया है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन का लेवल है ना, इसी तरह का आपको मोस्ट प्रोबेबल है कि एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। अकबरनामा का लेखक कौन था? आपको पता है कि अकबरनामा जो लिखा गया था वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से आपको 2 से 3 प्रश्न रहने की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, मुगल कालीन से लेकर के सल्तनत कालीन वगैरह। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? जो आंदोलन विद्रोह है और उसके प्रभावित क्षेत्र को हम लोग को देखना है। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, बिल्कुल सही है। सन्यासी विद्रोह बंगाल, ये भी सही है। तेभांग आंदोलन, ये असम नहीं होगा। तेभांग आंदोलन जो था 1946 ईस्वी में, ये बंगाल में हुआ था, और इसके जो नेता थे कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। ठीक है ना, तो ये नहीं होगा, ये तेभांग आंदोलन हो जाएगा, आपको बंगाल हो जाएगा। और बाकी वेलाटम्पी विद्रोह, तबरकोर, ये सब के सब सही है। तो हमको गलत मिलान चुन करना है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा गलत मिलान। महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या महादेव गोविंद रानाडे? आपको पता है कि इसकी स्थापना जो हुई थी 1867 ईस्वी में हुई थी। किसका? प्रार्थना समाज का। और केशव चंद्र सेन के सहयोग से ये जो तीनों व्यक्तित्व थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रेरणा बोल रहा है तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जो मतलब औपनिवेशिक काल में जो शिक्षा के संबंध में कुछ आयोग आया था, उसका निर्माण हुआ था किस किस से कौन संबंधित है? देख लीजिए, 1854 में क्या आया था? 1854 में आपका आया था वुड डिस्पैच आया था। ठीक है ना, वुड डिस्पैच आया था, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 1882 में क्या आया था? तो हंटर शिक्षा आयोग आया था। 1904 में क्या आया था? तो विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। और 1917 में क्या आया था? तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग आया था। ठीक है, तो इस आधार पर ये इसका मिलान सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासकों में से कौन सा प्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा है कि सहायक संधि में कौन सा शामिल हुआ था। तो जो व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए थे वो थे अवध के नवाब। वहीं पर आपको जो राज्य के रूप में प्रथम शामिल हुआ था तब हो जाएगा हैदराबाद। कौन सा राज्य होगा? तब हैदराबाद हो जाएगा। और कौन सर्वप्रथम सहायक मतलब शासक बोल रहा है तब हो जाएगा अवध का नवाब हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किस चीज़ को महत्व दिया था? हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजी समझौता को, या रचनात्मक कार्यों को? तो ये रचनात्मक कार्यों में अपना ज़्यादा समय बिताए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? आप लोग को पता है कि 1948 में जब कुछ ऐसे राज्य थे जो भारत से मिलना नहीं चाह रहे थे, तो उसमें एक हैदराबाद भी राज्य था। ठीक है ना, तो वहां पर जो है सैन्य कार्रवाई की गई थी, जिसको ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से जुड़ा हुआ है ऑपरेशन पोलो। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। इस पुस्तक का जो सही लेखक हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आप लोग चाहे तो वीडियो को 1-2 सेकंड के लिए पॉज करके अपने ऑप्शंस हैं उसको एनालाइज कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? सरदेशमुख, चौथा, जकात या फिर खराज? जो चौथा कर था ना वो मतलब कि इसके लिए दिया जाता था कि जो मराठा है उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए दिया जाता था। और जो सरदेशमुखी है उसको दिया जाता था, जो 40% मतलब 1/4 था, उसमें से 10%, और चौथा मतलब 1/4, और सरदेशमुख उसमें से 10% और बढ़ा दिया जाता था। वो सरदेशमुख उस क्षेत्र पर लगता था जो क्षेत्र मुगल के अधीन थे, लेकिन मराठा उस पर दावा करते थे। लेकिन चौथा क्या था? मराठा का वो स्वामित्व वाला था जिसके बदले में दिया जाता था। तो इस प्रश्न का है मराठा का राजस्व के लिए दावा, तो ये हो जाएगा चौथा हो जाएगा। ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह का महानता किस में निहित है? तो गुरु गोविंद सिंह आपको पता है कि इन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था, इसलिए इनको इस काम के लिए महान बनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
धर्मट का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? जब उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था तो उस समय धर्मट का युद्ध भी बहुत फेमस था, जो कि औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आप लोग मतलब कि ऑप्शंस को जरूर एनालाइज कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगला देख लेते हैं, बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? बहमनी राज आपको पता है कि इसके राजधानी बार बार चेंज होते रहते थे। पहले गुलबर्गा था, फिर बीदर था, फिर इस तरह से आगे बढ़ते गए। तो प्रथम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा गुलबर्गा। बहमनी राज की प्रथम राजधानी गुलबर्गा हो जाएगा। मढ़ौरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? मढ़ौरा का सूर्य मंदिर आपको पता है कहाँ पर है? गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? कर्म, अहिंसा, विराग या निष्ठा? अहिंसा बोले जाता है कि जो जैन मतावलंबी होते हैं वो काफ़ी अहिंसक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पुष्पमती शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? सारनाथ लेक, मंदसौर, हाथी गुफा या फिर अयोध्या लेक? जो पुष्पमती शुंग थे, अयोध्या लेक से उनके अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। निषेधाकार बीटों के बीच में कुछ कथन दिए गए हैं जो एक्चुअली ये जो यूएनएचआरसी मतलब कि सॉरी यूएनसी मतलब सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो संगठन है, जो वीटो होता है, उसके संबंध में कुछ जानकारी यहाँ पे दिया गया है। हमको देखना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। सुरक्षा परिषद में सिर्फ अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही है। यह एक तरह का नकारात्मक शक्ति है, ये भी सही है। सुरक्षा परिषद के फैसलों से संतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करते हैं, नहीं, जो अस्थायी सदस्य हैं वही वीटो का प्रयोग करते हैं, 5 सदस्य। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है, बिल्कुल। यदि कोई भी जो मतलब कि अस्थायी सदस्य है जिसको वीटो की शक्ति प्राप्त है, कोई भी लगा दिया तो वो असफल हो जाएगा। तो गलत स्टेटमेंट हमारा सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग कि रासायनिक हथियारों पर निषेध के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा संगठन जो है वो जिम्मेदार है? यूएनईपी, डब्ल्यूईपी, ओपीसीडब्ल्यू या फिर डब्ल्यूटीओ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपीसीडब्ल्यू। निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक है? आपको पता है कि पर्यावरण में जैव अजैव दोनों घटक हो जाएंगे। तो पादप, मृदा, वायु, जल क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पादप। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? जो उत्पादन करता है वो तो उत्पादक हो जाएगा, और जो पहली बार उसको खाएगा उपभोक्ता हो जाएगा प्रथम श्रेणी का। शेर, मेढक, चील ये सब के सब मांस वगैरह खाते हैं, ठीक है ना, लेकिन बकरी घास खाता है, तो ये प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर विकसित? जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें आपको सामाजिक हित एवं कल्याण को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता कब स्वीकार कर ली है? एक तो आपको पता है कि अमेरिका स्वतंत्र हुआ था आपको 1766 में, ये आपको पता है, लेकिन ब्रिटेन ने पेरिस संधि के द्वारा इसको मंजूर कब दिया था? तो 1783 ईस्वी में। तो दोनों ही डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हो गया था, ठीक है, 4 जुलाई 1776 को, लेकिन इसको मान्यता मिली थी पेरिस संधि के द्वारा ब्रिटेन के द्वारा 1783 ईस्वी में। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्न में से खिलाड़ियों का जो देश का संबंध है उसको देखना है। आइए देखते हैं, इधर ऑप्शन है 23 का। पहला है कि एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया लॉन टेनिस, बिल्कुल इनका मिलान सही है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, ये भी सही है। अदिति अशोक भारत के गोल्फर हैं, ये भी सही है, लेकिन मलविका बसांडे भारत निशानेबाज, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कौन सी सही सुमेलित नहीं है। जयपुर गुलाबी नगरी, उज्जैन महाकाल नगर, कलकत्ता आनंद नगर और जैसलमेर झीलों का नगर, नहीं, जैसलमेर झीलों का नगर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, बाकी सबके सब सही हो जाएंगे। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से देख लीजिए। आपको पता है कि जो देविका रानी रोडिक थी, इनको प्रथम अभिनेत्री का खिताब मिला है। निम्मो बाजगो परियोजना किस राज्य में स्थित है? काफ़ी फेमस है, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मिजोरम या फिर कर्नाटक? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर में। नागा नागटी पक्षी बिहार में जो अवस्थित है वो किस जिला में अवस्थित है? भोजपुर, बक्सर, गया या जमुई? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा जमुई। संगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी काफ़ी फेमस है, 4 ऑप्शन इत्मीनान से देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर में जो है संगाई उत्सव मनाया जाता है। खराइन किस पशु की एक नस्ल है? घोड़ा, ऊंट, बकरी या फिर गाय? खराइन जो है ऊंट की नस्ल है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, तांबे के लिए प्रसिद्ध मलाज खंड एवं बालाघाट क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा? ये अवस्थित है आपको मध्य प्रदेश में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, बिल्कुल सही है। और देख लीजिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहले, नहीं, मध्य प्रदेश में पंचायती राज का स्थापना नहीं हुआ था, सबसे पहले राजस्थान में हुआ था, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था, ये भी सही है। और बिहार के 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति को अपनाया, तो ये भी सही है। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी वहां पे त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है, ठीक है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आपको पता है कि संविधान का जो भाग 3 है, मौलिक अधिकार यानी कि 12 से 35 तक, उसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय जो है
संविधान के किस सदस्य की मतलब किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? दल विदल अधिनियम पर जो किसी भी सदस्यता का अयोग्यता का निर्णय किया जाएगा वो किया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। लोकसभा उद्यम समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य कितने कितने होते हैं? लोकसभा से कितने और राज्यसभा से कितने होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 15+7। ठीक है, अगला देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? राष्ट्रपति को पता है कि आपको 123 हो जाएगा, ठीक उसको उलट दीजिए तो 213 से क्या हो जाएगा आपका? 213 से क्या हो जाएगा? राज्यपाल को हो जाएगा। 123 से किसको हो जाएगा? राष्ट्रपति को हो जाएगा। 124 क्या बोलता है? सर्वोच्च न्यायालय बोलता है। और 214 क्या बोलता है? उच्च न्यायालय बोलता है। तो ये सारे के सारे अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण है। किस संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत में महिलाओं की 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी? आपको पता है कि जो 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 1993 में, उसी के तहत मूल संविधान में ही 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन बिहार ऐसा पहला राज्य था जिन्होंने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया था, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 ला करके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, पेंशन और भत्तों पर जो है भारित व्यय कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? आकस्मिक निधि, संचित निधि, वित्त मंत्रालय या फिर भारत के लोक लेखा निधि से? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का संचित निधि। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित मतलब भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक जो है निम्नलिखित में से किसका एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? वर समिति, प्रधानमंत्री, प्रकलन समिति या लोक लेखा समिति? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा लोक लेखा समिति। निम्नलिखित में से कौन सी नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? मतलब कौन सा जो एक चीज़ है वो नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? प्रेस की स्वतंत्रता, ये 19 के 1 यानी कि आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार हो जाएगा। समान नागरिक संहिता, ये आपका भाग है नीति निर्देशक तत्व का। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता और विधि का समक्ष समानता, ये सब के सब हो जाएंगे मौलिक अधिकार। लेकिन ऑप्शन बी जो है समान नागरिक संहिता, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आ जाएगा, 45 से 44 के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के लिए निम्न में से कौन सा कथन एक जो है सत्य नहीं है? अगला देख लेते हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, ये स्टेटमेंट सही है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है, नहीं, जब ऋणात्मक होगी तो घट जाएगा, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है, ये सही है। और जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ जाती है, ये भी सही है। ठीक है, तो हम तो गलत स्टेटमेंट यहाँ पर चूज करना था, तो ऑप्शन भी हो जाएगा ये गलत स्टेटमेंट। अगला देख लेते हैं। अर्थशास्त्र जीवन के साधन व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। अर्थशास्त्र जो है जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? 4 ऑप्शंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्शल के द्वारा यह परिभाषा दिया गया था कि अर्थशास्त्र साधारण मतलब जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यहाँ पर आपको पता है कि जो प्राण नंबर होता है, जो सरकारी नौकरी में जाते हैं, जो अस्थायी नियुक्ति होता है सरकारी में नौकरी में, तो उसको प्राण नंबर मिलता है और एक पैन नंबर भी होता है। तो दोनों में कितने कितने डिजिट होते हैं? पैन में आपको 10 डिजिट हो जाते हैं और प्राण में आपको 12 डिजिट हो जाते हैं, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिम दिशा में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है? आपको पता है कि भारत का जो ये हिस्सा है ये उत्तर पश्चिम हिस्सा हो जाएगा इस तरफ का, ठीक है ना। तो इधर आपको कौन लगेगा? तो पाकिस्तान लगेगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आप यदि ज्योग्राफी को मैप पे समझे हुए हैं तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देख लेते हैं निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सही है, माउंट आबू राजस्थान में ये भी सही है, शिमला जम्मू कश्मीर नहीं हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, तो ये गलत है, और कोडाई कनाल तमिलनाडु ये भी सही है। तो हमको गलत स्टेटमेंट चुन करना था, तो वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम पद को चूज करना है, डेल्टा, चाप झील, डिस्पर्सन या फिर जो आपका हो जाएगा बॉल्सॉन 45, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बॉल्सोन। ये जो है स्टेटमेंट मतलब ये जो है अन्य तीनों से अलग हो जाएगा। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री आपको पश्चिम घाट को बोला जाता है, शिवालिक तो आपको ये देहरादून वगैरह हो जाएगा, असम हिमालय भी अलग हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है? ग्रेटर यानी कि बृहत्तम हिमालय को बोला जाता है आपको हिमाद्री बोला जाता है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से काफ़ी फेमस कविता भी, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? वन रोपण द्वारा, सोपान कृषि द्वारा, पट्टीदार खेती द्वारा या फिर समोच्च रेखीय जुताई द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समोच्च रेखीय जुताई द्वारा। बालतोड़ हिमनद कहाँ पर स्थित है? जो बालतोड़ हिमनद है कहाँ पर स्थित है? काराकोरम, पमीर, शिवालिक या फिर आल्प्स? काराकोरम ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किस नदी का उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है? देखिए रावी का, ब्यास का, ये सब का सब तो हो ही जाएगा, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश की तरफ। लेकिन ब्रह्मपुत्र का नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र जो है भारत से बाहर है, झेलम का भी आपको जम्मू कश्मीर में है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, भारत का जो अधिकांश वन है। अच्छा, ये प्रश्न जो है अभी आपको मतलब कि जो एक्साइज का जो मतलब कि कांस्टेबल
लेवल का एग्जामिनेशन था उसमें पूछा गया था। भारत का जो विस्तार है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एकमात्र सेंचुरी कौन सा है जहाँ कश्मीरी महामृग प्रसिद्ध है, और ये कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है, ददाची गामा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? आपको पता है कि सुंदरलाल बहुगुणा वाज द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट, और चिपको मूवमेंट था क्या कि वन की जो कटाई होती थी, यानी कि वन संरक्षण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को मुख्य रूप से जो पानी मिलता है सतलज से मिलता है, और उसके अलावे ब्यास से भी इसको पानी मिलेगा। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रावी ब्यास नहीं होगा, केवल ब्यास नहीं होगा, चिनाब नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? कोलकाता जो है नौसैनिक, तेल, प्राकृतिक या नदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नदी बंदरगाह का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा उष्ण महासागरीय धारा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्यूराइल, लेब्राडोर, कैनारी या फिर गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा की बात की जा रही है, तो भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो करेगी, ठीक है ना। कांगो या जैरी इसी को बोला जाता है। जबकि इसको जरा से देख लीजिए 56 में यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करेगी, ठीक है ना। तो कांगो रेखा जो है, हाँ, भूमध्य जिसको विषुवत रेखा करते हैं उसी को 2 बार काटेगी, इसको जैरे भी कहते हैं। और जो लिम्पोपी नदी होगी, ये जो है मकर रेखा को 2 बार काटेगी, ठीक है ना। और माही नदी भारत में जो है कर्क रेखा को 2 बार काटेगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कांगो जो है भूमध्य रेखा या इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, उसको 2 बार काटेगी। लिम्पोपी नदी मकर रेखा को 2 बार काटेगी, और भारत में जो है माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल ही मनाया गया था, पता है आपको, 8 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? आपको पता है कि 1913 में प्रथम बार जो गीतांजलि रचना थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, उनको मिला था, तो वो साहित्य के लिए था, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, ठीक है, द हेग। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। MRI का पूर्ण रूप क्या है? MRI अक्सर जो है मस्तिष्क से लेकर के विभिन्न शरीर के भागों का जांच करने के लिए किया जाता है, तो इसको बोला जाता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो देख लीजिए कहीं पर है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाएं। बोल रहा है कि मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? बुक और उसके लेखक, ठीक है। तो इससे भी आपको प्रश्न रहेंगे, चाहे वो ओल्ड बुक हो या न्यू बुक हो, उससे निश्चित रूप से 102 प्रश्न रहेंगे। विक्रम सेठ, झुंपा लाहिड़ी, कमला दास या फिर VS नॉयपॉल? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका VS नॉयपॉल, जो मैजिक सीड्स हो जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य लिखा गया है? जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, उसके नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्या करना है कि इसका इकाई स्थान ज्ञात करना है। तो सिंपली सबके इकाई स्थान को गुना कर दीजिए। 7 छक 42 यानी कि 2, और 8 का 2 16, 6 और 6 त्रिक 18, 8 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 हो जाएगा इकाई स्थान पे। निम्न श्रेणी के अगले 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे सिंपली एक सीरीज को फॉलो करता है। SN बराबर क्या हो जाएगा? SN बराबर क्या हो जाएगा? जो फॉर्मूला होता है उसको भी आप कर सकते हैं, या सिंपली लिख कर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा +3 का सबके बीच में गैप आ रहा है, +3 का गैप आ रहा है, ठीक है ना। तो इस सबको आपको कर लीजिएगा, तो 25 के आसपास इसका उत्तर जाएगा, 24-25 आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें से त्रुटि है, आप देख लीजिएगा इसको, नहीं उस फॉर्मूला पे आपको कीजिएगा तो एग्जैक्टली 25 ही आएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इसका मान ज्ञात करना है। सिंपली अर्थमेटिक का एक इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी आ जाएगा। सिंपली आपको पहले इसको करना है, फिर इसको करना है, एक्स का वैल्यू करना है। एक अर्धवृत्ताकार मैदान की परिधि जो है 36 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अर्धवृत्ताकार मैदान, ठीक है, आपको पता है कि ये जो हो जाएगा 2πr यानी कि πr बटा 2r हो जाएगा, ठीक है ना। इधर इस आधार पे आपको 36 दिया गया है, इसको जब वैल्यू कीजिएगा तो आपका r का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 66 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए मेंस में भी कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत मैथ के इजी रहेंगे, लेकिन 4-5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको टस देंगे, और वो सब जो है, और 4-5 क्वेश्चन विज्ञान के, तो वो सब क्वेश्चन मेरे निर्धारण में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। यहाँ पर भी आपको देख लीजिए सरल करना है, सिंपली अर्थमेटिक का फॉर्मूला लगाना है इसको, और इसका जैसे उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 41 आ जाएगा। दो संख्याओं का औसत जो है 10 है और उनका गुणनफल 96 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग ऑप्शन से ही बनाकर देखते हैं, ठीक है ना। क्या बोले? दो संख्याओं का औसत 10 है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 10 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मात्र एक ही ऑप्शन बन रहा है, 12 + 8 करेंगे क्या हो जाएगा? 20, 20 को 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और इनका गुणनफल भी देख लीजिए तो 96 होता है, 12 × 96, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों संख्या ज्ञात करना है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ABC 3 छात्र हैं,
ए को बी से 18% अधिक अंक, सी को तथा सी से 12% कम अंक प्राप्त है। यदि बी को 220 अंक प्राप्त है तो सी को कितने अंक प्राप्त हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा आपका 295 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आ जाएगा, 69 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। एक धनराशि पर 8% वार्षिक प्रति ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज 270 रुपया, तो धनराशि का मान क्या होगा। सिंपल है, बहुत आसान है। 9 महीने यानी कि 9/12 करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 3/4 महीना आ जाएगा, ठीक है ना। ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 करेंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपको 4500 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाती है, यानी कि उसका दूरी कितना है, 6 किलोमीटर दूरी हो गया, ठीक है ना। और परंतु वो धारा के प्रतिकूल में यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है, यानी कि 3 घंटा समय लेती है, तो धारा की चाल क्या होगा। तो मतलब चाल बड़ा, अब देखिए यहाँ पे 3 गुना समय हमको बता रहा है, तो समय बराबर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। दूरी हमारा 6 किलोमीटर है और उसका जो चाल है वो क्या है, 6 उसका चाल है ही, लेकिन धारा के विपरीत में उसको जाना है ना, तो क्या हो जाएगा, मैंने एक्स कर देंगे और 3 घंटा लेता है। इसको आप सिंपली कीजिएगा, तो 6 तरीक 18 माइनस 3x करिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी कि 3 चौके 12 यानी 4, और इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो धारा का चाल क्या मतलब हो जाएगा आपको, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा। अगला देख लेते हैं। किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 10% छूट दिए, उसने प्रकाशन से 3% कमीशन मिलता है, उसका लाभ परसेंट कितना है। ये भी बहुत आसान सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 28.4/7%। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है इसमें, ठीक है। एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है। अष्टभुज मतलब कि जब भी बहुभुज के विकर्ण की संख्या याद करना है तो उसका एक फार्मूला होता है, हमेशा याद रखिएगा। बहुभुज का विकर्ण हो जाएगा n इंटू n माइनस 3/2, ठीक है ना। n इंटू n माइनस 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है 8 है, तो 8 हो जाएगा, और 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 कीजिएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 4 5 20, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, अष्टभुज का विकर्ण n इंटू n माइनस 3/2, ठीक है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे एक समुच्चय दिया गया है, ठीक है ना, इस तरह का a बराबर ABC, तो a के उचित उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए n कितना है, इसका जो नंबर है मेंबर है उतना कितना है, n बराबर 3 है, तो कुल उप समुच्चय की संख्या कितनी होती है 2 टू पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और n कितना है 3 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट उप समुच्चय की संख्या बोल रहा है, उचित उप समुच्चय की संख्या, तो मैंने से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक कुंड का 3/भाग 1 मिनट में भर सकता है, तो शेष कुंड कितने समय में भर सकता है। 3/5 भाग भर गया है, तो 1 माइनस कर दे, 3/5 घटा देते हैं, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि 2/5 भाग कितना तो भाग में भरेगा, ठीक है। तो मान लीजिए 3/5 भाग का भरता है 1 मिनट में, तो 2/5 भाग कितना भरेगा आपको, इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 सेकेंड, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। ग्रामोफोन रिकॉर्डर, ग्रामोफोन जो है रिकॉर्ड करता है, जो रिकॉर्डर का काम है ग्रामोफोन में, तो वीडियो कहाँ से आएगा, तो वीडियो आएगा आपको टीवी रिकॉर्डिंग कैमरा या कैसेट से, इसका सही उत्तर हो जाएगा कैसेट, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे एक श्रृंखला दिया गया है, इसका अगला पद क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए 3 में आप 4 जोड़िए, यानी कि 2 के स्क्वायर को जोड़िए, यहाँ पर फिर 3 के स्क्वायर को जोड़िए, कितना जोड़े 9 जोड़े, फिर यहाँ पे 4 के स्क्वायर को, फिर यहाँ पर 5 के स्क्वायर को, फिर यहाँ पे 6 के स्क्वायर को, 36 जोड़ेंगे, तो 7 और 6, ठीक है ना, 7 6 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 70 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सब में जो है सब के स्क्वायर को जोड़ा जा रहा है। विषम विकल्प को चुनना है। देखिए गिटार, बांसुरी, वायलिन और बीना। गिटार में, वायलिन में, बीना में, सब में तार होते हैं, लेकिन बांसुरी मुंह से बजाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 5 का विपरीत चूज करना है, तो आइए इसको हम लोग मैचिंग करते हैं, ठीक है ना। क्लॉकवाइज करेंगे, 5 2 1 हो जाएगा, 5 4 3 हो जाएगा। देख लीजिए 1 3 तो अपना पैर बना लिए, 2 4 अपना पैर बना लिए, तो अब क्या बच रहा है ऑप्शन में, सिर्फ 5 का एक 6 ही बच रहा है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। चलिए अब हम लोग त्रिभुज को देखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि उसमें कितने आकृति देखते हैं, फिर उसमें त्रिभुज की देखते हैं। देख लीजिए गिनिए इसको, आइए काउंट करते हैं। पहला तो हो जाएगा 1 2 3, ये बड़ा वाला 4 हो जाएगा, फिर 5 6 ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 9 10 11, ठीक है ना, और ये बड़का हो जाएगा 12, और सबसे बड़का वाला 13 हो जाएगा। तो कुल जो है इसमें इस त्रिभुज में जो है 13 वृत्त हो जाएंगे, 13 इस आकृति में 13 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखना है कि दूध है, बकरी है, गाय है और मुर्गी, इसके बीच में संबंध हमको दिखाना है। तो आपको पता है कि जो बकरी है
वो अलग है और गाय है वो अलग है और दोनों दूध देती है, ठीक है ना, लेकिन मुर्गा अंडा देती है। तो इस आधार पर देख लीजिए जो स्टेटमेंट हमारा बन रहा है ये सी वाला बन रहा है, ठीक है ना, स्टेटमेंट सी बन रहा है, ठीक है ना, ये जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। राम ने कहा है कि यह लड़की मेरी माता के ग्रैंडसन, मेरी माता के ग्रैंडसन, ठीक है ना, की पत्नी है। राम लड़की से किसके ग्रैंडसन यानी कि राम का वो पुत्र हो जाएगा और उसके पुत्र की पत्नी क्या हो जाएगा, राम उसके ससुर हो जाएंगे। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बीते कल से पहला दिन बुधवार था, ठीक है ना, यदि आज हो गया और कल ये परसों हो गया, ये बुधवार था तो क्या है, रविवार को ये बुध, ये हो गया शनि, बुध ये हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, कल हो जाएगा शनि और उसके अगले दिन हो जाएगा रविवार, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आने वाले कल से अगला दिन। यहाँ पे देख लीजिए एक ये मॉडल्स को देखिए EPNTM लिखा गया। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया ना, M को पलट करके N यहाँ पे लिखा गया है, फिर O को पलट करके यहाँ पे P लिखा गया है और D को पलट करके यहाँ पे E लिखा गया है, ठीक है ना। इस तरह से पैटर्न है। फिर देखिए ई को यहाँ पे पलट करके F यहाँ पे लिखा गया, उल्टा उल्टा मतलब लिखा गया है, ठीक है ना, सबका एक एक बढ़ा के लिखा गया है। तो उस आधार पे पर्पल का क्या हो जाएगा, तो इस आधार पे जब हम लोग इसको सेट करेंगे तो 84 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा आएगा, ठीक है। 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, मगरमच्छ में के हृदयों में कितने कक्ष होते हैं, 6, 3, 5 या 4, इसमें कितने वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, कितने कक्ष का हृदय होता है मगरमच्छ का, तो इसमें 4 कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि 85 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं 86 का, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है, पैराथायराइड, एड्रीसिन, थाइमस या फिर लार ग्रंथि। लार ग्रंथि है जो अंतःस्रावी नहीं होगा, ये बाह्यस्रावी के अंतर्गत आ जाएगा। मानव मस्तिष्क में से कौन सी भाग जो है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदी कार्य, प्रेरक संकेतों तथा मुख्य संपर्क का स्थल है, थैलमस, पोन्स, मध्य मस्तिष्क या फिर मेडुला ऑब्लिंगेट्स। जो थैलमस है ना, इसी का कार्य हो जाता है संवेदी, प्रेरक संकेत और इसका संपर्क स्थल करना। अगला देख लेते हैं, जोड़ों, आपके जो मतलब शरीर में जो भी जोड़ हैं, ज्वाइंट्स हैं, उसमें यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों के शोध को कौन सा विकार हो जाता है, गाउट, संधि शोध, माइस्थेनिया ग्रेविस या फिर अपनातिका। इसको हम लोग बोलते हैं गाउट, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितना मूत्र विसर्जन करता है, 1.5 लीटर से 2 लीटर, 1 से 2 लीटर, आधा से 1.5 लीटर या फिर 1 से 1.5 लीटर। औसतन जो है प्रतिदिन एक मनुष्य जो है, वयस्क मनुष्य 1 से 1.5 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग कि रक्त में किसकी कमी के कारण रक्त अस्कंदन में विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्त का स्राव हो जाता है, कोगुलेशन में प्रॉब्लम होती है, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर लिम्फोसाइट्स। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स की जब कमी हो जाती है तो कोगुलेशन में यानी कि ब्लड जमने में समस्या हो जाती है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण नहीं है। देख लेते हैं, पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कण जो है, पदार्थ के कणों में स्थितिज ऊर्जा होती है, नहीं ये नहीं होगा। और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा 91 का, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि पदार्थों के कणों में स्थितिज ऊर्जा होती है, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब जो है सही हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिप्रेस्ड फेज गैस तथा परिक्षेपण डिस्पर्सन द्रव का उदाहरण है, ठीक है। ये हो गया आपको मिश्रण से हो जाएगा, कहाँ पर, तो केमिस्ट्री से हो जाएगा। कुहासा, स्वचालित वाहन का एग्जॉस्ट, स्पंज या शेविंग क्रीम। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, शेविंग क्रीम। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट या चीनी का विलयन। जो दूध होगा वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, 93 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लें, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने पदार्थ को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण समानांतर संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं, पकुदा का चायन, महर्षि कनाड, ल्यूपीसियस या फिर डेमोक्रेट्स। और ये प्रश्न आपको 66वीं बीपीएससी पीटी में पूछा भी जा चुका है, पदार्थ के संबंध में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पकुधन का चयन, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की कितनी संख्या होगी। आपको पता है कि ऑक्सीजन O2 लिखा जाता है, इसका कुल जो द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16 × 8 यानी कि 32 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अणुओं की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पे आता है n = m और n 0 होता है, ठीक है ना। इस आधार पे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 8/32 गुने, और एक में क्या होता है, एक में 6.000222 × 10⁻23 होता है, ठीक है ना। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा करीब 1.51, ठीक है ना, 1.51 10⁻23 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं,
वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समवेग, गति परिवर्तन, चाल या त्वरण? ऑप्शन हो जाएगा डी, त्वरण हो जाएगा। दो क्रमागत संपीड़नों जो इस तरह से होता है, दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत जो होगा विरणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये इस दूरी को हम लोग बोलेंगे तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। 97 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। जब प्रकाश एक सरल रेखा में चलने के बजाय अपारदर्शी वस्तु के किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, एक प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय अपारदर्शी वस्तु के किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन? नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं विवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का विवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। 98 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से हमको सत्य कथन कौन है चूज करना है? विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है जिसे फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक लोसेंद्रा वोल्ट के नाम पर रखा गया है। 1 वोल्ट बराबर 1 JC, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि विभवांतर को अमीटर द्वारा मापा जाता है और यहाँ पर बोल रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को सदैव उन बिंदुओं के पार्श्वक्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच में विभवांतर मापा जाता है। तो स्टेटमेंट डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे हमको चूज करना है कि कौन से कथन सही हैं, तो स्टेटमेंट डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल जो है ना कूलम माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे जूल कूलम है तो इसी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही स्टेटमेंट सही है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को हमेशा उन बिंदुओं के पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है जिनके बीच विभवांतर मापा जाता है। अगला देख लेते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो के अनुसार कौन सा जो है चालक में प्रवाहित धारा को प्रदर्शित करता है? फ्लेमिंग तो आप देख लीजिए, पहला फ्लेमिंग का जो नियम होगा ना वो इस तरह से कुछ होगा, इस तरह से कुछ होगा, ठीक है ना। ये हमारा हो जाता है अंगूठा, ये हो जाता है अंगूठा। अंगूठा क्या करेगा? तो ये बल को दिखलाएगा। ये हो जाएगा तर्जनी, ये हो जाएगा तर्जनी। तर्जनी क्या दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। और ये मध्यमा उंगली हो जाएगा, ये आपको दिखाएगा विद्युत धारा को। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार कौन सा चालक में प्रवाहित धारा को निरूपित करेगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मध्यमा, ठीक है ना। अंगूठा बल को, तर्जनी किसको करेगा? तो तर्जनी करेगा चुंबकीय क्षेत्र को। तो इस आधार पे आपने आज 100 प्रश्नों का एक और बेहतरीन सेट देखा। आप कमेंट में बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। यदि किसी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह के और भी बेहतरीन वीडियो जल्द से जल्द आने वाले हैं। और इस प्रकार के टेस्ट में यदि आप लाइव जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो एडुसंधान के ऑफिशियल नंबर हैं उस पर कॉल कर लें और आप उनसे बात कर सकते हैं और वो आपको बता देंगे कि किस तरह से क्या करना है। तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं। बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।